Hello everyone, good evening. Myself Himanshu Parik, physics expert at InstaSol. So welcome to InstaSol live session. Right? So who all are present today? Say me hi in the chat box. Hi, how are you? So today is our lecture number 1 on wave optics, right? So in the previous classes you have seen I have covered geometrical optics part, right? So who all are present? Say me hi in the chat box if you are there. Yes, hi, hello. So I can see only 2 people are present today. Yes. Okay, nice. Perfect. Okay, so shall we start our session? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे. एज यू नो कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही YDSC से होती है ना. सो इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पार्ट वी डोंट डिस्कस वेदर लाइट इज ए वेव और पार्टिकल. व्हाट वी अज्यूम, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है इफ इट इज नॉट चेंजिंग द मीडियम. एज इट चेंजेस द मीडियम देन the direction of light rays, path of light rays changes by some angle. Perfect? Okay, but from this chapter what we start to discuss the nature of light, whether it is a wave or as a particle. But the conclusion is like after studying modern physics or Huygens principle, YDSC, हमें मिलता क्या है कि light particle भी है and light is a wave also. Are you getting my point? So that's the problem कि सर हम लोग conclude क्या करें फिर. So what do you think guys? Light is a particle or is it a wave? Yes, tell me in the chat box. Yes, ray optics we have done in the last session. You can watch those lectures. I have solved some questions from geometrical optics. I have taken 2 sessions on that. Both. Okay, someone is saying both. Some people are saying wave. Fine. Okay, so एक बात बताइए फिर ये पता कैसे चलता है कि लाइट को कि अब मुझे पार्टिकल की तरह बिहेव करना है, अब मुझे वेव की तरह बिहेव करना है. How light comes to know about this point कि now I have to behave like a particle, now I have to behave like a wave. पार्टिकल्स की फॉर्म में करेंगे पर हम पार्टिकल्स की फॉर्म में करेंगे तो वेव की फॉर्म में क्यों नहीं कर रहे हो? तो इस फिनोमिना को जो YDSC है उसको पार्टिकल से एक्सप्लेन करके दिखाइए आप. तो पार्टिकल्स फिनोमिना से वेव एक्सप्लेन करके दिखाइए YDSC को आप. हाँ, इट्स क्रैश कोर्स और व्हाट. सी हमारे यहाँ पे जेई मेंस के एंड तक आपके पास एक अच्छा खासा सेशन मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, राइट. और जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बायो के सेशंस भी हो रहे हैं. सो इट्स लाइक ए क्रैश कोर्स फॉर यू. वीडियो चल रही है. ओके हाँ, वीडियो चल रही है, राइट. सो कोई बता सकता है मुझे कि फिर लाइट को पार्टिकल बोला जाए या वेव बोला जाए, क्या कहा जाए लाइट को, या फिर दोनों बोल दीजिए. दोनों अगर बोल रहे हो तो फिर मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि दोनों कैसे बोल सकते हो? मेरा नाम तो एक ही होगा ना, मुझे 2 नाम से थोड़ी जानोगे. डिपेंड्स ऑन कंडीशन. अच्छा, क्या कंडीशन होती है? व्हाट आर दोज कंडीशंस? एटमॉस्फेयर, मीडियम. सर्दियों में लाइट को पार्टिकल की तरह बिहेव करना है, गर्मियों में लाइट को वेव की तरह बिहेव करना है, ऐसा. चैप्टर बहुत आसान है ये, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आपकी इंटरफेरेंस वगैरह होता क्या है, फिर चैप्टर काफ़ी आसान है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना नहीं. देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, इतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है. और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है या वेव की तरह बिहेव कर रही है. मैं तो लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ. आप जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ पे लाइट होगी, राइट. अदरवाइज जो भी आप फ़ोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप जो भी यूज़ कर रहे हो वहाँ से भी लाइट आ रही होंगी, राइट. सो मैं उस लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ. वो पार्टिकल की तरह है या वेव की तरह है. सो कैन यू कवर ऑल टॉपिक्स? यस श्योर, बट मेरी एक कंडीशन है, मैं रिवाइज करवाता हूँ बट क्वेश्चंस के थ्रू, राइट. नॉट लाइक आई वोंट बी गोइंग इनटू द थ्योरी पार्ट कि हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं. उससे होता क्या है, हम लोग थ्योरी तो अच्छा पकड़ लेते हैं बट हमारा फिर क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी जो है वो नहीं हो पाता. तो न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा. लाइट इज बोथ वेव एंड ए पार्टिकल. इट ट्रेवल्स एज ए वेव बट इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल. ठीक है. देखिए एक चीज समझिए, आपने हमेशा पढ़ा होगा YDSC में भी वेव थ्योरी, राइट. उसके बाद जब आप मॉडर्न फिजिक्स में जाते हो तो वहां आती है पार्टिकल थ्योरी. सो दीज आर जस्ट थ्योरीज टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, डिफ्रैक्शन को जैसे हम लोग वेव से एक्सप्लेन करते हैं, पार्टिकल से नहीं कर पाते हैं, राइट. ऐसी पोलराइजेशन भी है. YDSC का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो भी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है, ब्राइट डार्क, तो वो भी हम लोग किससे एक्सप्लेन करते हैं? वेव थ्योरी से,
राइट. सो दीज आर जस्ट थ्योरीज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना. अब मैंने किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है तो मैंने उसको वेव थ्योरी से कर दिया, हो गया मेरा काम. अब उसी फिनोमिना को मैं पार्टिकल नेचर से नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए इनको थ्योरीज बोला गया. उनकी अपनी एक बाउंड्रीज हैं कि इन दोज बाउंड्रीज ओनली यू कैन यूज दिस थ्योरी. आर गेटिंग माई पॉइंट? तो उस केवल उसी बाउंड्री में आप उस थ्योरी को यूज कर सकते हो. ठीक है, जैसे न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ की अपनी बाउंड्रीज हैं. आप उसके बाद में अगर यूज करोगे तो फिर वो फेल हो जाएगा, आपको राइट आंसर्स नहीं देगा रिलेटिविस्टिक केसेस में जैसे. सही है ना. तो ऐसे ही हाँ, मैं वेटेज के बारे में बात करता हूँ अभी. तो ऐसे ही जस्ट थ्योरीज हैं जो कुछ पर्टिकुलर फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन कर रही है. ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर. तो वेटेज इसमें ऐसा है कि वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही है इन जेईई मेंस. Like in JEE Mains and NEET, they can go for 2 questions also, right? And in the same way for JEE Advanced also, एक क्वेश्चन फिर से आएगा. But what I have seen as far my observation, इस चैप्टर में मिक्सिंग बहुत कम होती है. जैसे मान लो रोटेशन आ गया, तो रोटेशन में तो मिक्सिंग काफ़ी ज़्यादा आ जाती है. 2 चैप्टर मिक्स कर दिए, 3 चैप्टर मिक्स कर दिए, है ना. सर्कुलर मोशन भी ले आए हैं ग्रेविटेशन के साथ, उसमें रोटेशन के साथ में. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी हो जाती है. बट वेव ऑप्टिक्स का या रे ऑप्टिक्स का अगर आप डिस्कशन देखो, सो दीज टू आर इंडिपेंडेंट चैप्टर्स, राइट. सो दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ऑप्टिक्स वाला सेशन है, मतलब SHM वेव्स ऑप्टिक्स वाले सेशन, इनको आप अच्छे से कवर कर लो. मतलब ये मोस्ट स्कोरिंग है, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं. आपको मतलब ज़्यादा इधर उधर जाना भी नहीं है. इस चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ ज़्यादा रिलेशन है नहीं. ठीक है, अब सिंपल स्पीड, वेलोसिटी वो सब तो हमें पता ही होता है, राइट. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन से लेंगे हम लोग. एज यू नो कि रिवीजन स्ट्रेटजी वही है, क्वेश्चन के थ्रू जाना चाहिए. तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, राइट. चलिए, ओके. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. सो स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन सोल्व करना, और इसमें देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग. मैं यहाँ से आपको YDSC भी एक्सप्लेन कर दूंगा. तो पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो. आई विल डिक्टेट दिस क्वेश्चन फॉर यू. ये केवल बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा. क्वेश्चन इज सेइंग कि इन्हें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सब तो स्टार्टिंग में लिखते हैं, फॉर्मेलिटी है. YDSC का अगर क्वेश्चन है तो 2 पैरेलल स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय फर्स्ट बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर. ठीक है, and then by light of unknown wavelength, जिसका हमें वेवलेंथ पता नहीं है. The fourth order dark fringe resulting from the known wavelength 400 वाला of light falls in the same place on the screen as the second order bright fringe from the unknown wavelength. तो यानी कि जो फोर्थ ऑर्डर मिनिमम बन रहा है किससे? नॉन वेवलेंथ से, 400 नैनोमीटर से. और जो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा है किससे? अननोन वाले से, कुछ लैम्बडा मान लेंगे उसको. दे लाई ऑन द सेम प्लेस ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ अननोन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज. सो 4 ऑप्शन है आपके पास. ओके, आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, सॉरी. राइट, सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. वी विल डिस्कस दिस आफ्टर 1 मिनट. सर प्योर हिंदी में बोलो. ओके, आई विल ट्राई टू मिक्स देन. इंग्लिश इज बेटर, राइट. So question काफी simple है. Like we have 2 wavelengths. One wavelength is 400 nanometer. Another one we don't know. It's unknown value. Okay. So if you conduct the experiment with 401, then you will get maxima minima pattern. If you conduct the experiment with unknown, again you will get maxima minima pattern. Right? YDSC कह रहा है if you have 2 coherent sources of light, then they will give you interference pattern. नीट के लिए फिजिक्स को कितना टाइम देना चाहिए? देखो ये 1 आवर तो देना ही चाहिए जो इंस्टा सोल पे है. ठीक है, उसके अलावा जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन करवाए या 6 क्वेश्चन करवाए, राइट. सो आफ्टर दैट आपका क्या रूटीन होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो भी हमने इसको आज टॉपिक में कवर कर लिया. अब कहाँ से करें 30 क्वेश्चन सोल्व? तो काफ़ी सारी बुक्स हैं. ठीक है, तो एररलेस ले लो आप, नीट के लिए बेस्ट है. MTG ले लो, वो भी अच्छी है. इज इंस्टा सोल इनफ फॉर मेंस प्रिपरेशन? यस ऑफ कोर्स. यहाँ पे सारे चैप्टर्स आपके रिवाइज हो रहे हैं. देखो पैरेलली चल रहा है. मैकेनिक्स अभिलाष सर ले रहे हैं, राइट. उसके बाद ग्रेविटेशन जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो विभोर सर ले रहे हैं. ऑप्टिक्स वाला पार्ट मैं देख रहा हूँ, राइट.
और उसके अलावा जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं जो पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं वो ईशान सर देख रहे हैं। तो आपका पूरा एक क्रैश कोर्स टाइप ही हो गया है वैसे ये। इजी मेथड से बोलो, इजी मेथड से मतलब क्या? फिजिक्स के लिए इजी मेथड क्या होना चाहिए? देखो कठोर मेहनत, यही है। देखो क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने की है और मैं जानता हूँ कि ये करना पड़ता है और कोई सोल्यूशन नहीं है, या तो फिर वो तुक्का मार दो, ठीक है। 25 क्वेश्चंस होंगे इस बार, लगाते जाओ तुक्का। प्लीज हेल्प टू सोल्व x cube plus y cube is equal to x plus y whole cube plus 30xy. You can ask this question to her, sir. I don't know about mathematics much. 700 nanometer. That's the right answer. Cool. चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सोल्व करना. So I'll go to whiteboard. So now you all know this question, right? ठीक है. देखो YDSC का पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ होता क्या है YDSC में. कि हमें वेव थ्योरी पे जाना क्यों पड़ता है. सॉरी गाइस. तो वेव थ्योरी में हमें जाना क्यों पड़ता है? तो वेव थ्योरी में इसलिए जाना पड़ता है, मान लो ये दो स्लिट हैं, ठीक है, इक्वल साइज की स्लिट्स हैं, राइट। अब इक्वल साइज की स्लिट है, अनइक्वल साइज की स्लिट है, तो क्या डिफरेंस आएगा? आई विल कवर दैट पार्ट इन फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिस इज अ सेंट्रल लाइन एंड वी हैव स्क्रीन हियर, ओके, yes, and let's say we have a source here. This is another source S1, slit S1, this is slit S2. Now light is going in all possible directions. अब यहाँ से क्या होगा? लाइट रेज हर जगह जा रही होगी, राइट। तो यहाँ पे जाके लाइट रेज कहीं मिल गई, मान लो हर जगह मिलने वाली है वो, केवल ऐसा नहीं है यहाँ पे मिलेगी। जैसे बुक्स में क्या होता है, यहाँ पे दिखा देते हैं हम लोग लाइट रेज। सो लाइट रेज विल मीट एवरीवेयर हियर, राइट। उसके बाद आप क्या करते हो? वी फाइंड पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइट रेज, राइट, एंड दैट पाथ डिफरेंस कितना होगा? अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, दिस इज अ परपेंडिकुलर व्हिच आई हैव ड्रॉन हियर, सो दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ व्हिच दिस लाइट रे S2 is taking to reach at point P, correct? So this is the extra path which the light ray which is coming from S2 has to take to reach at the point P, and that extra path is known as path difference. Are you getting my point? That extra path is known as path difference. हाँ, फ्रेनल डिफ्रैक्शन एक अलग चीज़ है, उसको हम लोग एक सेशन में कवर कर लेंगे, उसके लिए तो पूरा सेशन देना पड़ेगा। फ्रेनल डिफ्रैक्शन, लोयड्स मिरर, सो दीज आर डिफरेंट वेज टू मेक कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, ओके। सो दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ विच यू हैव टू कवर, सो लेट्स कॉल इट डेल्टा एक्स। उसके बाद आप क्या करते हो? काफ़ी कुछ करते हो, मतलब आप वेव की इक्वेशन लिखते हो, देन यू राइट अनदर वेव इक्वेशन, उसके बाद उन दोनों के बीच फेज डिफरेंस लिखते हो। If you want the maximum intensity on the screen, then phi should be 2n pi. If you want minimum intensity on the screen, तो phi का वैल्यू आप लिखते हो, and from there you get two conditions कि if delta x is n lambda, अगर ये पार्ट डिफरेंस, देखो हर जगह अलग अलग होगा पार्ट डिफरेंस, यहाँ से जो लाइट रेज यहाँ मीट करेंगी उनके लिए पार्ट डिफरेंस कुछ और होगा, यहाँ पे जो लाइट रेज मीट करेगी p डैश बोल देते हैं, उनके लिए पार्ट डिफरेंस कुछ और होगा। If this part difference is integral multiple of lambda, then what you will say कि यहाँ पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलने वाला है? मैक्सिमा। And if this part difference is n plus 1 by 2 lambda, then at these points you will get minima. तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है डार्क स्पॉट, यहाँ पे आपको मिलने वाला है ब्राइट स्पॉट, तो इसलिए यहाँ पे क्या मिलता है आपको? इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर हम पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करें इसको, देन व्हाट पार्टिकल थ्योरी सेज कि लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, देन व्हाट वी शुड गेट? ओनली 2 पॉइंट्स हियर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो सिंपल वर्ड्स में समझते, जो 8, 9, 10th क्लास के बच्चे यहाँ बैठे उनको बताता हूँ मैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं आज। ऐसा ना हो कि शून्य बटे सन्नाटा हो जाए। देखो हम लोग कर ये रहे हैं कि एक लाइट सोर्स है मेरे पास, ठीक है, और ये S1 है, ये S2 है, यहाँ से लाइट जब निकलेगी, सिंपल सी बात है, एक लाइट का सोर्स ले लो, मोबाइल की टॉर्च ले लो आप, यहाँ से लाइट निकल रही है, तो लाइट रे कुछ यहाँ से जाएगी, लाइट रे कुछ यहाँ से जाएगी, तो मेरा दिमाग कहता है कि भैया 2 स्पॉट्स मिलने चाहिए, एक जो लाइट रे यहाँ बनाएगी, एक लाइट रे जो यहाँ बनाएगी, पर जबकि ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा है, बिकॉज नेचर बिहेव्स इन दैट वे। तो यहाँ पे होता क्या है? इंटरफेरेंस हो रहा है लाइट का, और बिकॉज ऑफ दैट इंटरफेरेंस एट सम पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन वी गेट मैक्सिमा, एट अनदर पॉइंट वी गेट मिनिमा, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट। चलिए
अब देखते हैं, दिस इज द कंडीशन वी नो। तो देखिए अब क्वेश्चन पे जा रहा हूं, फिर से मैं क्वेश्चन भूल जाता हूं बार बार मैं, ठीक। क्वेश्चन पे जा रहा हूं, तो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर और वो क्या बना रही है, दिस इज गिविंग यू मैक्सिमा, नो मिनिमा डार्क फ्रिंज, दिस इज गिविंग यू मिनिमा डार्क फ्रिंज। चलिए ओके, सो फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या होगा, you put the value of n equal to 0, you will get first order minima. You put n equal to 1, second order minima. N equal to 3, third order minima. N equal to 4, fourth order minima. So what I'll put here, n equal to 0, first order. N equal to 1, second order. N equal to 2, third order. N equal to 3, fourth order. Right? थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा ऐसा ही है, तो देख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ वैसे सब कुछ, ठीक। So this is at n equal to 3 we will get fourth order minima. So what we will get here, 3 plus 1 by 2, and that will be equal to, that will be equal to, अच्छा ये positions on the screen है, so देखो y is equal to होता है n lambda by n lambda capital D upon small d। पोजीशन ऑन द स्क्रीन क्या होगा, n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो अगर आप फोर्थ ऑर्डर मिनिमा की बात कर रहे हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं मैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर मिनिमा के लिए, n प्लस n की वैल्यू है 3, सो 7/2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दिस शुड बी इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ अननोन वेवलेंथ। तो उसके लिए हो जाएगा 2 लैम्बडा डैश विच इज अननोन divided by small d. Are you getting my point? This is given in the question. Why? What are those order minimas? What are those order minimas? Those are the orders of minimas, guys. मतलब कि जैसे n equal to 0 डाला आपने, तो वो आपको मिलेगा पहला मिनिमा। If you put n equal to 1, then you will get second minima. n equal to 3, third minima. इस तरह से, right? हाँ जी, तो देखिए ये अगर आपने वैल्यूज यहाँ पे डाल दिए हैं, तो वैल्यू ऑफ लैम्बडा वी नो, इट्स 400 नैनोमीटर, और d by d तो कैंसिल आउट हो गया, सो दिस यू डिवाइड विद 2, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा डैश, ठीक है। तो यहां से आपके पास आंसर आएगा लैम्बडा डैश इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर। सो y इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, these are the positions of maximas on the screen, and y is equal to n plus half lambda d upon small d, that is the position of minimas on the screen, right? Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कुछ लोग मेरा डायलॉग यूज कर रहे हैं, हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग, दैट्स नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। ओके, सो एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। तो जो मैंने कहा था कि अगर मान लो दोनों स्लिट अलग अलग साइज की हैं, राइट, इफ द स्लिट्स आर नॉट ऑफ इक्वल साइज, तो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपको। I'll dictate the question. In a double slit experiment, instead of taking slits of equal widths, one slit is made twice as width as the other one. Then in the interference pattern, option 1 is intensity of maxima minima दोनों का increase हो जाएगा. Option B says intensity of maxima increases but intensity of minima 0. ठीक है. And option C says intensity of maxima decreases but that of minima increases. And option D is the intensity of maxima decreases and minima has 0 intensity. So यहाँ पे slits are not of equal size. यस ये तो आंसर आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अच्छा, आपने कभी देखा इस तरह क्वेश्चन जिसमें स्लिट्स का साइज इक्वल नहीं हो?
तो लोग थोड़ा कॉमन सेंस से सोचते हैं, फिजिक्स एक बार भूल जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक मैंने दे दिया आपको ज़्यादा एरिया, ठीक है, और एक मैंने दे दिया आपको छोटा एरिया, तो लाइट रेस किस में से ज़्यादा निकलने वाली है, बड़े वाले में से या फिर छोटे वाले में से, बता दो भैया। एक बड़ा एरिया है, एक छोटा एरिया है, तो लाइट रे किस में से ज़्यादा निकलेगी, फ्रॉम द लार्जर वन और फ्रॉम द स्मॉलर वन? फ्रॉम द लार्जर वन, करेक्ट। सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। अब उनका रेशो भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। द लार्जर एरिया इज 2 times दैट ऑफ स्मॉलर वन, राइट। तो अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला जानते होंगे शायद आप लोग। इंटेंसिटी, व्हाट इंटेंसिटी सेज, इंटेंसिटी इक्वेशन इज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, राइट। सो इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, जो मैंने डायग्राम बनाया था, इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन वुड बी प्रोपोर्शनल टू a1 minus a2 या a1 plus a2 whole square, right? a1 plus a2 whole square. Basically what you get, I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos theta, right? So if you're talking about the maxima and minima, तो पहले हम लोग मैक्सिमा के बारे में बात कर लेते हैं। सर माई क्वेश्चन इज पेंड, विच क्वेश्चन? वो मैथ्स वाला, वो तो आप हर सर से पूछिए ना, हर सर आपको आंसर देंगे मैथ्स वाले का, ठीक। या फिर आप इंस्टा सोल पे भी डाल सकते हो, तो कोई ना कोई आंसर कर देगा हम में से, राइट। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। अब I क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, सही है, ओके। इन द सेम वे मिनिमम इंटेंसिटी, ये कहां से आया रिलेशन, ये कहां से आया रिलेशन पूछ लो अगर नहीं पता हो तो, वरना नहीं बताऊंगा मैं। I मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, सही है। तो किसी को डाउट हो तो यहां पूछ लो कि सर हाउ डिड यू राइट दिस एक्सप्रेशन, वरना नहीं बताऊंगा मैं, तो कंडीशन अप्लाइड है। I max is proportional to A1 plus A2 whole square. I min is proportional to A1 minus A2 whole square. सही बात है, ओके। सर बताओ, चलो ठीक है। तो देखिए, आप जब इंटरफेरेंस की इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते हो, दो वेव्स लेते हो, A1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, दूसरा आप लेते हो A2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर उसके बाद में जब आप उन दोनों का मैथमेटिकल एडिशन करेंगे, ठीक है, या फिर आप फेजर डायग्राम से भी कर सकते हो, ठीक है, तो वहां से आप इंटेंसिटी लिखते हो I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कोस फाइव, ओके। नाउ ये रूट में, ठीक है। नाउ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी दीज आर फिक्स्ड। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिस फाइव शुड बी 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 रूट I1 I2। और वो मुझे किसी ने बहुत पहले बताया था कि अगर आप इसको रूट I1 का स्क्वायर लिख दो, इसको आप रूट I2 का स्क्वायर लिख दो, तो मुझे चमकने लगेगा कि I इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। सही बात है या नहीं? ये बात समझ में आ गई सबको? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर कैसे लिखा? दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब इसको नोट कर लो, मैं इरेज करने वाला हूँ, बोर्ड का साइज थोड़ा कम है हमारे पास। इसको नोट डाउन कर लो पहले। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 कोस फाइव। इफ यू वांट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, तो आपका फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? इट शुड बी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, बोलते जाओ आगे जब तक बंद कर रहा है, ठीक है। आई क्या हो जाएगा वहां से, अगर आपने फाइव का वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई यूज किया, तो आई कोस फाइव हो जाएगा 1, क्योंकि वहां सब जगह पे कोस फाइव क्या मिलने वाला है, 1। ओके, सो अकॉर्डिंगली व्हाट यू विल गेट, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। सही बात है या नहीं? चलिए, तो यहां से मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी व्हाट, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर मुझे मिनिमा निकालना है तो वो क्या होगा,
यहां पर मैं लगा दूंगा माइनस साइन। चलिए यहां लगा दिया मैंने माइनस साइन। क्यों माइनस साइन? क्योंकि जब मिनिमा आएगा तो फाई का वैल्यूज कैसा होगा? ओड मल्टीपल ऑफ पाई। पाई पे होगा, कोस फाई क्या होता है? -1। फिर 3 पाई पे क्या होता है? अगेन -1। ऐसा ही करते जाओ, 5 पाई 7 पाई, हर जगह आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, तो उसको मैं क्या लिखूंगा परफेक्ट स्क्वायर बना के, कि मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगा। ये आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा आपको ये, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मिनिमम इंटेंसिटी आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। सही बात है या नहीं? यस काफ़ी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हाय बोल रहे हैं। अच्छा हाय नहीं, हाय हाँ लिखा है वो, ठीक है। सो आई मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज द मिनिमम इंटेंसिटी, एंड व्हेन यू विल गेट मिनिमम इंटेंसिटी व्हेन फेज डिफरेंस इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई। सही बात है। चलिए दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी, और यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। बहुत पुराने लोग कह गए थे तो वो नहीं लिखिए। ये मैक्सिमम है, I1 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर, A1 आ गया, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है, सोचो क्या होगा। यहाँ पे भी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है, सोचते रहो क्या होगा, और ये आंसर आएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैंने कैसे किया है, इसके स्क्वायर के ऊपर फिर स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर के ऊपर फिर स्क्वायर रूट, क्या यही निकल के आएगा? तो मिल गई वो चीज़ जिसका था हमें इंतजार, ठीक है। तो ये है आपकी चीज़, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब, ठीक है। अभी इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ, सबने नोट डाउन कर लिया? मुझे बता दो इफ यू हैव नोटेड दिस थिंग। स्टार्ट कर दिया है वैसे मैंने, जल्दी से बोल दो किसी ने नहीं नोट किया हो तो। नोटेड, ठीक है। चलिए तो ये तो हमने पता कर लिया कि ये आपने लिखा कैसे है। अब देखो एक का स्लिट साइज क्या था? डबल था दूसरे वाले से, ठीक है। तो अगर एक से इंटेंसिटी आई आ रही है तो दूसरे से कितनी आएगी? 2i, ठीक है। मतलब एक से अगर एरिया, अगर एक का a है दूसरे का 2a है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि दिस इज 2a प्लस a होल स्क्वायर। अच्छा पहले क्या हो रहा था? आपने कंपेयर तो किया ही नहीं सर। पहले क्या हो रहा था? तो पहले क्या हो रहा था, ये दोनों सेम थे, तो वो क्या था? a प्लस a, ठीक है, कितना होगा? 2a, और उसका स्क्वायर कर लो, कितना होगा? 4a स्क्वायर। पहले कितना था? 4a स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं। पहले कितना था मैक्सिमम इंटेंसिटी? 4a स्क्वायर। मिनिमम पहले कितना था? 0। तो देखो कितनी बढ़िया बात है, फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी आपको यहाँ पे। मतलब आप बिल्कुल क्लियरली बोल पाओगे, देखो ये रहा मैक्सिमा, ये रहा मिनिमा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या है? 4a स्क्वायर, और जो मिनिमा है वो बिल्कुल डार्क है एकदम। समझ में आया या नहीं? ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 2a प्लस a का होल स्क्वायर, a क्या है? ट्वाइस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये साफ साफ निकल के आ रहा है a स्क्वायर, और ये साफ साफ निकल के आ रहा है 9a स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए जरा, मैक्सिमा का इंटेंसिटी बढ़ा कि घटा? इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इनिशियली इट वाज 4a स्क्वायर, नाउ इट इज 9a स्क्वायर, ठीक है। तो मिनिमा का इंटेंसिटी इनिशियली द वैल्यू इज 0 एंड फाइनली द वैल्यू इज लाइक आफ्टर मेकिंग द स्लिट साइज डबल, इंटेंसिटी इज a स्क्वायर। सो मिनिमा का इंटेंसिटी भी बढ़ गया, मैक्सिमा का इंटेंसिटी भी बढ़ गया। तो अब टिक मार्क करो और आगे बढ़ते हैं। करेक्ट? समझ में आया सभी को? तो कोई डाउट हो इसमें पूछ लो, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। तो बताइए मुझे एक चीज, चलो थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक चीज बताइए, फ्रिंज विजिबिलिटी किस केस में अच्छा होगा? इस केस में अच्छा होगा या इस केस में अच्छा होगा? फ्रिंज विजिबिलिटी किस केस में अच्छा होने वाला है? हाँ थम्स अप तो अच्छी बात है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी बताइए, मतलब किस केस में अच्छा होगा फ्रिंज विजिबिलिटी? इन द फर्स्ट केस लाइक व्हेन द स्लिट साइज इज इक्वल, और इन द सेकंड केस व्हेन स्लिट साइज इज नॉट इक्वल? अपर केस मीन्स दिस वन, अपर केस मीन्स दिस वन, द प्रीवियस केस। हाँ फर्स्ट केस में अच्छा होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप क्लियरली बोल पा रहे हो, देखो सर ये डार्क है और ये ब्राइट है, यहाँ पे
दोनों की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है, इसकी a स्क्वायर है, इसकी 9a स्क्वायर है। समझ में आ रही है बात? तो देखने में अच्छा कौन सा देख पाएंगे हम लोग? ये वाला ज़्यादा अच्छा होगा। समझ में आया ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस नहीं होगा, किसी ने सेकंड केस भी लिखा है, सेकंड केस गलत है। फर्स्ट केस में होगा फ्रिंज विजिबिलिटी। अच्छा ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब लोग नोट डाउन कर लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों की ही इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा इसमें डाउट्स भी आते हैं काफ़ी। एनर्जी कंजर्वेशन से कुछ लोग काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एनर्जी कंजर्वेशन का क्या हुआ, बताते हैं अभी। देखो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसका पहले तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्रीजेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर ये कैसे हो गया, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन कैसे है? तो देखो पहले कितना इंटेंसिटी आ रहा था? टोटल आई। अब वो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब एक पूरे स्पेक्ट्रम में, जैसे इस तरह का कर्व आता है, अगर आपने देखा हो तो इस तरह का कर्व मिलता है आपको इंटेंसिटी का। ठीक है, और इसके अबाउट बिल्कुल ऊपर देखोगे तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। और ये मिनिमम इंटेंसिटी होता है स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। तो बिल्कुल देखो एनर्जी जो आ रहा है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया मैक्सिमम और मिनिमा के अंदर, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है ना, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना उस केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो ये क्वेश्चन भी देख लो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है YDSC पे। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं यार, मतलब ज़्यादा अपने को हाई फाई क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बस ये क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं इसका मतलब YDSC अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो देख लो जरा कैसे कर पाएगा इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDSE इज I नोट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज D इक्वल टू 5 लैम्बडा। ठीक है, डिस्टेंस जो है स्लिट के बीच में 5 लैम्बडा है। ओके, लैम्बडा इज ए वेवलेंथ, ठीक बात है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट? ये क्या पूछ लिया, कहाँ पे पूछ रहा है इंटेंसिटी है, कोई बता सकता है? मतलब वो y कोऑर्डिनेट ऑन द स्क्रीन, अगर मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाऊँ, जरा बताइए मुझे कि कहाँ पे पूछ रहा है वो इंटेंसिटी। छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे, वहाँ पूरा बड़ा डायग्राम बनाएंगे। तो ये अगर स्क्रीन है आपकी, ये है S1, ये है S2, तो कहाँ पे पूछ रहा है वो इंटेंसिटी? कैन यू टेल मी where we have to find intensity? The distance between slit is small d, okay, and this is screen, and it is capital D distance away from the slit. So where he is asking, where we have to find intensity? At 5 lambda by 2, राइट आंसर, सही बात है बिल्कुल। अगर आपने इतना कर लिया है तो फिर तो हो ही जाएगा। So shall I solve this question now or you need more time? Okay, so let me solve this question.
देखिए मैं पहले लास्ट लाइन पे जाता हूँ इस क्वेश्चन की, कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। तो चलिए इसका अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक बात है, ये हो गया हमारा कैपिटल डी। ओके, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी। सही है। एंड नाउ ही इज आस्किंग इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। तो ये S1 है, ये S2 है, तो इसके सामने ले लेते हैं। सो ही इज आस्किंग हियर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज स्मॉल डी। सो डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज अ सेंट्रल लाइन, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, ठीक है, इफ द स्लिट्स आर ऑफ इक्वल साइज। सही है। तो अब देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D/2। सही है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? इंटेंसिटी निकालना है। तो इंटेंसिटी का तो मुझे फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos phi, 2√I1I2 cos phi। ठीक है बात है। चलिए किसी का सही आंसर आ चुका है, I/2, दैट्स राइट आंसर। तो अगर स्लिट्स इक्वल साइज की हैं तो पहले तो एक कंडीशन का यूज़ करते हैं। उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, तो मैंने अभी रिपीट किया था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी? जब फाई का वैल्यू 0, 2 पाई ऐसे कुछ होगा, तो कोस फाई वहाँ पे 1 रहना चाहिए। सही बात है। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा? अगर स्लिट्स इक्वल साइज की हैं तो इसका इंटेंसिटी अगर मैं आई डैश बोल दूँ तो इसका भी आई डैश होगा। सो आई डैश प्लस 2√I', तो वो आपको देगा 2I'। सही है। तो टोटल आपको मिलेगा 4I'। सही बात है, टोटल आपको मिलेगा 4I'। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी? इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, I0। ठीक बात है। तो I' क्या हो जाएगा? I' हो जाएगा I0/4। व्हाट इज I'? I' इज द इंटेंसिटी ऑफ वन ऑफ द स्लिट, ठीक है ना। एंड स्लिट्स आर ऑफ इक्वल साइज, तो दोनों का इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है। हाँ, किसी ने सही आंसर किया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 2, राइट आंसर। ठीक है। सो दैट्स द इंटेंसिटी ऑफ वन ऑफ द स्लिट। ओके, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि इंटेंसिटी एट ए पॉइंट D/2, मीन्स यहाँ से D/2 पे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? दिस इज इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है ही, ठीक है। I' का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ये I1 I2 दोनों क्या है? I' ही है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर दोनों सेम हैं तो 2I' प्लस 2I' cos phi, ठीक है। और I' का वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, ये रहा। I' का वैल्यू क्या हो जाएगा? I' का वैल्यू हो जाएगा I0/4, तो इसको हम लोग लिख देते हैं I0/2। कैसे? सोचो जरा, I' इज इक्वल टू I0/4, तो कुछ कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से I0/2। प्रॉब्लम क्या है? फाई दिक्कत है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ फाई, राइट। सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई? तो उसके लिए हमारे पास में एक रिलेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, डेल्टा फाई, दैट इज द फेज डिफरेंस। उसका पार्ट डिफरेंस के साथ एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। देखिए, तो अब डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होता है? तो अगर आपको याद हो डेरिवेशन, तो डेरिवेशन में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये एंगल थीटा, सही है ना, ठीक है। और ये पार्ट डिफरेंस कितना आता है? d sin थीटा। तो जगह नहीं है तो मैं ऊपर वाला टाटा बाय बाय कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी समझ लिया अपन ने, ठीक है। अब हमें प्रॉब्लम क्या है? ये वाला फाई का वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो अब होगा क्या? देखो, d sin थीटा इज ए पार्ट डिफरेंस, ठीक है। इफ थीटा इज स्मॉल तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को थीटा, और फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा? टेन थीटा के, तो d tan थीटा भी हो जाएगा,
ठीक बात है, ये सब डेरिवेशन में करते हो आप लोग, और फिर से रिवाइज भी करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से जरा tan थीटा कुछ अच्छे लोग लिख पाएंगे। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, d/2, बेस क्या है, कैपिटल D, साफ साफ दिख रहा है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि दिस इज इक्वल टू d/2, tan थीटा इज इक्वल टू d/2 डिवाइडेड बाई कैपिटल D। सो स्मॉल d इज इक्वल टू स्मॉल d मल्टीप्लाइड d/2 डिवाइडेड बाई कैपिटल D। ठीक बात है, दिख ही रहा होगा, ये दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया। सो दिस इज d/2 डिवाइडेड बाय कैपिटल D। और अब ये क्या आ गया आपका, पार्ट डिफरेंस, डेल्टा x का वैल्यू, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू नहीं है, वो मैंने बॉक्स बनाया था, तो कई बार पूछ लेते हैं सर ये नॉट इक्वल टू क्यों है, ठीक। तो डेल्टा x इज इक्वल टू d इंटू d/2 डिवाइडेड बाय कैपिटल D। चलिए, तो यहाँ से अगर ये पार्ट डिफरेंस आ गया, और दिस शुड बी इक्वल टू एल लैम्डा, सॉरी डेल्टा फाई यहाँ से कितना आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो वो कितना है, d² डिवाइडेड बाय 2d। ये मैंने कौन सा रिलेशन यूज किया है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, सही बात है। तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स, d² बाय 2d। अब यहाँ से कुछ वैल्यूज हमें दी हुई है, कुछ वैल्यूज हम निकाल लेंगे। तो जहाँ तक मुझे याद है कि d का वैल्यू दिया हुआ था आपके पास 5 लैम्डा, ठीक है, और कैपिटल D का वैल्यू दिया हुआ था 10d, ठीक है। तो जब देखो ये पहले ही कैंसिल आउट हो गया, ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया 2 से 2, और कैपिटल D है आपका 10d, तो जब आप इसको 10d लिखोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना। और यहाँ से फिर एक d से d चला जाएगा, और उसके बाद में d भी आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 5 लैम्डा। तो जब आप इसको d के वैल्यू 5 लैम्डा डालोगे तो काफ़ी सारे लोगों का आंसर आ जाएगा कि 5 पाई बाय 2। सही बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ ठीक है, सही है, बिकॉज 5 पाई बाय 2 इंटू 10, यहाँ से ये 5 पाई डिवाइडेड बाय 10 आएगा, ठीक है। ये d का वैल्यू क्या डालेंगे, 5 पाई, 5 लैम्डा, ठीक है, वो कि गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से लैम्डा फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी एक 10 था, और पाई तो ऊपर आराम से बैठा हुआ ही है, तो क्या आंसर आने वाला है, 5 पाई बाय 10, और ये निकल के आएगा पाई बाय 2। सही है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, राइट। 5 पाई बाय 2 आ गया आपका डेल्टा फाई। तो ये रही इक्वेशन, इसी में तो डालना था। तो यहाँ से इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, अगर आप फाई की वैल्यू पाई बाय 2 डालोगे तो ये वाला पार्ट 0, आंसर इज I0/2, ठीक बात है। सो दिस इज द इंटेंसिटी एट विच पॉइंट, एट दिस पॉइंट। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं अभी ऑप्शन में है कि नहीं है, वरना बोनस हो जाएगा क्वेश्चन। तो मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो इसका ए आ गया राइट आंसर। तो समझ में आया हो, नहीं आया हो पूछ लो, आ गया हो तो हाँ बोल दो, आगे बढ़ते हैं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन IIT JEE का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पहले ऐसे क्वेश्चन ही आते थे। In YDSC, the two slits act as a coherent sources of equal amplitude and wavelength lambda, ठीक है। In another experiment with the same setup, मतलब setup same ही है, the two slits are of equal amplitude A and wavelength I, but sources are incoherent. खेल गया तुम्हारे साथ वो, sources are incoherent। पूछ क्या रहा है, the ratio of the intensity of light at the midpoint of the screen in the first case to that in the second case। और ये कुछ वैल्यूज थी आपके सामने, तो पहले केस में कोहेरेंट सोर्स है, दूसरे केस में इनकोहेरेंट सोर्स है। तो जिसने YDSC पढ़ा है उसको पता है कि कोहेरेंट सोर्स से ही आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, इनकोहेरेंट सोर्स से आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता है। तो पहले कोहेरेंट सोर्स से लिख दो और फिर इनकोहेरेंट सोर्स से लिख दो। अगर जिसने YDSC पढ़ा उसको पता है कि सेंट्रल पे मैक्सिमा बनता है जब कोहेरेंट सोर्स यूज करते हो, और नहीं करते हो तो क्या होगा, तो देखो
व्हाट इज मीन बाय इनकोहेरेंट सोर्स? देखो उसके लिए पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट? तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वो होते हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब ये क्या बोल दिया आपने? तो जैसे आप दो लाउड स्पीकर ले लो, ठीक है, एक लाउड स्पीकर है, दूसरा लाउड स्पीकर है, ठीक है, वहाँ से कुछ साउंड वेव्स निकल रही होगी, दूसरे से भी कुछ साउंड वेव्स निकल रही होंगी, ठीक है, साउंड वेव, सही बात है। अब इन दोनों साउंड वेव की कुछ इक्वेशन होगी, ठीक बात है, ये भी कुछ इक्वेशन होगी, उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा, ये बात भी ठीक है। अब मान लो जो पहले वाला लाउड स्पीकर था वो किसी इलेक्शन वाला लाउड स्पीकर है, मतलब वो नहीं होता है कि भाई और बहन हो उस तरह वाला लाउड स्पीकर, तो वो चल रहा है और दूसरा वाला एकदम रेस्ट पर है, ठीक है, तो दूसरा वाला जो लाउड स्पीकर है वो क्या होगा, वो चल रहा है। तो एक सर्टेन पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, ऐसे मुझे आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, दोनों से, लाउड स्पीकर नंबर 1 से भी, लाउड स्पीकर नंबर 2 से भी, ठीक है। तो पहले वाला लाउड स्पीकर क्या था, वो चल रहा था, दूसरे वाला रेस्ट पे ही है। तो उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कहाँ से आता है, उन दोनों की जब आप साउंड वेव की इक्वेशन लिखोगे तो वो फेज डिफरेंस अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज पहले वाले से जो साउंड वेव आ रही है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, दूसरे वाले से जो आ रही है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है। सही बात है या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, मतलब ज़्यादा या कम वो डिपेंड करेगा वो आपके पास आ रहा है या दूर जा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो आपका फेज है वो चेंज होता रहेगा। अगर फेज चेंज हो रहा है तो कभी भी आपको YDSC में ये इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो करके देख लो। इसके लिए आपको डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा, दो इक्वेशन लो, वहाँ पे डेल्टा फाई को वेरिएबल कर दो और पता चलेगा कि ये जो ब्राइट डार्क ये सुंदर सा जो पैटर्न मिलता है हमें वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कोहेरेंट सोर्सेज में YDSC होता है, इनकोहेरेंट सोर्सेज में नहीं होता है। ऑप्शन सी सर, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं, सही आंसर दिया आपने, ऑप्शन सी। तो सोल्व कर लेते, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं लिखना पड़ेगा? तो ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला बार बार लिखते आ रहा हूं मैं कि इंटेंसिटी होती है स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। इक्वल साइज की हैं तो दोनों सेम होंगी, I1 I2 सेम ही होंगी ना, बताया तो था पहले, मतलब बड़ा लार्जर एरिया छोटा एरिया, तो दोनों सेम साइज की होंगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I1 मतलब हो गया 2 रूट I1, सोचते रहो, इमेजिनेशन। स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I1 का होल स्क्वायर, वो हो गया 2 रूट I1 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर को ओपन करोगे तो बनेगा 4I1। तो पहले वाले केस में इंटेंसिटी क्या आई, 4I1, वेयर I1 इज द इंटेंसिटी ऑफ वन ऑफ द स्लिट। ठीक बात है, हाँ 2:1 सही आंसर आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद में जब इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे तो मैक्सिमम सेंट्रल पे क्या बनने वाला है, पहले वाले से I1 दूसरे वाले से I1, तो टोटल इंटेंसिटी 2I1, समझ में आ रही है। और पहले में जब इंटरफेरेंस हो रहा था तब थी 4I1, अब जब नहीं हो रहा है तब है 2I1, दोनों का रेशो ले लो 4/2, कैंसिल आउट करो 2 से, बहुत ही बढ़िया आंसर आएगा 2:1। देखो पेन चलाया क्या इस क्वेश्चन के लिए? हाँ बिल्कुल चलाया सर, टिक करने के लिए, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया तो बड़े ही आसान तरीके से क्वेश्चन, देखो ये लिखा हुआ है इसलिए मैंने टैग डाला है यहाँ पे, IIT JEE का 1986 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये तो हल्का क्वेश्चन था एक, बस आपको दिखाने के लिए कि जिस एग्जाम को आपने भूत बना रखा है वो इतना हार्ड है नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नहीं चेंज हुआ है, हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब ये सही क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया किया होगा शायद आप लोगों ने, तो देख लो जरा क्वेश्चन, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल फाई विद द नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग 2 स्लिट्स ऑफ सेपरेशन स्मॉल d। ये रहा, ये लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, ये ऐसे आ रही है लाइट रेज, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट करेक्टली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा इन टर्म्स ऑफ द इनकमिंग एंगल फाई एंड थीटा। ये फाई है, ठीक है, ये फाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाई और थीटा के टर्म्स में आपका आंसर आना चाहिए, लैम्डा भी आप ले सकते हो, कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये क्या यहां से जो 2 लाइट रेज आ रही हैं क्या ये कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करेगी? अभी मैंने बोला था 5-4 मिनट भाषण दिया था कोहेरेंट सोर्सेज पे, तो उससे ज़रा समझ के बताओ कि अगर वो समझ में आया है
तो क्या ये दो लाइट रेज कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करेगी? तभी हम लोग आगे बात करेंगे, वरना फिर कोई ऑप्शन नहीं है मतलब। और करेगी तो क्यों करेगी ये भी बता देना फिर। किसी ने तो आंसर भी लिख दिया है, पक्का गूगल कर रहे हो। सही बात है, यस लिखा है किसी ने, कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करेगी। क्यों करेगी कोहेरेंट सोर्स की तरह काम? रीजन भी तो होना चाहिए। नहीं, देखिए किसी जिसका आंसर ए आ रहा है उनको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। देखो मैं साफ बात बोलता हूँ, थोड़ी बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि देखिए मैक्सिमा की कंडीशन पूछ रहा है भैया। अगर मैक्सिमा की कंडीशन पूछ रहा है तो ये चीज़ तो दिखनी नहीं चाहिए हमें, है ना। तो मतलब ये तो गेस विदाउट मैथ से भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अगर आइडिया लगाओ तो। ये हाफ वाला तो होना ही नहीं चाहिए। देखो थोड़ा सी मेहनत कीजिए, आप थोड़ा रिवाइज कीजिए चीज़ों को। अच्छा, किसी ने बताया नहीं मुझे अभी तक कि ये मैक्सिमा की तरह काम क्यों करेगा। हाँ सॉरी, मतलब ये कोहेरेंट सोर्सेज क्यों हैं ये, मतलब ये तो बताओ थोड़ा सा, कोहेरेंट सोर्सेज है क्यों? क्या फेज डिफरेंस कांस्टेंट है? जिसने यहाँ पे लिख दिया कि सर ये वैल्यू होगी फेज डिफरेंस की, उसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भी गलत आंसर है। ऑप्शन सी भी गलत आंसर है। इसका मतलब आप सोच तो सही रहे हो, बस थोड़ा सा लास्ट स्टेप में जाके गड़बड़ हो रही है। अगर आपका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है तो आप एफर्ट अच्छा डाल रहे हो, बढ़िया। अच्छा, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी बॉम्बे? कितने लोगों का आंसर बी आ रहा है? देखिए मुझे दिमाग रीड करने दीजिए आपका कि आप किस तरह से सोचते हैं। देखो मैंने कहा ना, जिसने ए सोचा है उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, मतलब उसके फंडे थोड़े से कमज़ोर हैं, ठीक है। और जिसका बी आ रहा है उसको फिर मैं बताता हूँ क्या गलती की है आपने। हाँ, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। अब काफ़ी लेट लिखते हो आप लोग, इतना से सोचने में टाइम नहीं लगना चाहिए। फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, इसलिए वो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, सही बात है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है ना, देखो ये एंगल फिक्स्ड है ये। अगर मैं इस एंगल को वेरिएबल बना दूं तो दिक्कत आ जाएगी, तो फिर ये कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम नहीं करेंगे। तो ये एंगल फिक्स्ड है, इसलिए हमारा फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, सही बात है या नहीं? ठीक। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन में ये बताओ, एक बार साइड में रख दो ये क्वेश्चन, ये वैसे आईआईटी का क्वेश्चन है, मैंने मेंशन नहीं किया, बस भूल गया मैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जरा मुझे ये बताओ कि ये इसको अगर मैं लाइट नंबर 1 बोल दूं, इसको अगर मैं बोल दूं लाइट नंबर 1, बस ध्यान से समझ लो, 2 मिनट टाइम मोड़ लूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। और इसको मैं लाइट नंबर अगर 2 बोल दूं, ठीक है। तो लाइट नंबर 1 और लाइट नंबर 2, इसमें से कौन सी लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी स्क्रीन पे पहुंचनी? मान लो यहाँ कहीं स्क्रीन है, कौन सी लाइट रे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है, लाइट नंबर 1 या लाइट नंबर 2? जहां पर ये मिलेगी मान लो कहीं पे, तो देखो ये लाइट रे ऑलरेडी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती थी, कितना, डी साइन थीटा। ये लाइट रे यहां पहुंचने के लिए इसके रिस्पेक्ट में, लाइट नंबर 1 के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती थी, कितना, डी साइन थीटा। लिखते रहते हैं हम लोग कि सर पाथ डिफरेंस कितना होगा, डी साइन थीटा, लिखते थे ना। लाइट नंबर 2, सही बात है। अब देखो, अब एक्स्ट्रा लेंथ कौन ट्रेवल कर रहा है, लाइट, ये वाली लाइट रे या ये वाली लाइट रे? अब देखो ये तो यहां से सीधा पहुंच गई, इसको यहां से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली लाइट रे जो है ये ज्यादा चल रही है यहां पहुंचने के लिए, ये लाइट रे कम चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल बरोबर है, बरोबर, सही बात है। और ये हो गया आपका एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल फाई है, ये 90 डिग्री है भाई, देख लेना, ये वाला एंगल अगर फाई है
तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 5, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है ना, ये 90 माइनस 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से जरा आप साइन फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करो, यही तो निकालना है मुझे, ये तो पाथ लेंथ है, पार्ट डिफरेंस है, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस जो इसको कवर करना पड़ रहा है। इसके बाद में ऑलरेडी इसको डी साइन थीटा एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, वो बात तो हम लोग पढ़ के आए हैं। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है कि इस लाइट रे को जो स्लिट नंबर 2 से आ रही है, इसको ये वाला पाथ भी एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा है, सही बात है, ठीक है। तो यहां से अगर ये वाला डिस्टेंस मैं निकाल लूं तो इसमें मैं ऐड करूंगा कि सबट्रैक्ट करूंगा, बस इतना सा बता दो, आंसर आ जाएगा। ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो इस डी साइन थीटा वाले टर्म में मैं ऐड करूंगा या सबट्रैक्ट करूंगा, इतना सा बता दो बस मुझे, उसके बाद 1 मिनट में आंसर आ जाएगा इसका, ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। ऐड करना चाहिए या सबट्रैक्ट करना चाहिए, जल्दी से बताइए। ऐड करना है, सही बात है, क्यों, क्योंकि देखो सर ऑलरेडी ये एक्स्ट्रा कर रही है ना, एक्स्ट्रा ऑलरेडी कर दिया, वो एक्स्ट्रा करना है। तो ये वाला लेंथ होगा कितना डी साइन फाइव, कैसे, साइन फाइव ये रहा फाइव एंगल परपेंडिकुलर जिसका है हमें इंतजार, हाइपोटेनियस ये वाली लेंथ, तो डी साइन फाइव, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। और अब मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, एन लैम्बडा, तो यहां से देखिए साइन थीटा प्लस साइन फाइव क्या होगा, एन लैम्बडा बाय डी, तो कौन सा है ऑप्शन डी, डेली, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू एन लैम्बडा बाय डी, डी सही आंसर आ गया, ठीक है। जो देखो इसलिए मैं बोल रहा था मैक्सिमा के लिए ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। जिसने ये ऑप्शन दिया बी, वो क्या गड़बड़ कर रहा है, वो इसको मान ही नहीं रहा कि ये एक्स्ट्रा पाथ लेंथ हो रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो देखो ए और बी तो मैंने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, हाँ सी और डी में फाइट हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, समझ में आया सर, रिपीट, हाँ रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस डी साइन थीटा होती है ऑलरेडी, ठीक है ना, ये पार्ट डिफरेंस ऑलरेडी कितना होता है डी साइन थीटा, हमने पहले पढ़ा हुआ, यहाँ पे जाके लाइट रे जहाँ मिलेगी, यहाँ पे स्लिट सेपरेशन की वजह से कितना पार्ट डिफरेंस आता है डी साइन थीटा, अब एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ रहा है कितना डी साइन फाइव। तो देखो ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये वाला लेंथ क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला लेंथ तो एग्जैक्टली सेम हो गया ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो एग्जैक्टली सेम हो गए। और अब जो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो इस लाइट रे को ट्रेवल करना है, सही बात है या नहीं, ठीक है। तो अब इसने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, तो ये वाली लेंथ निकालनी है, ये एंगल कितना है 5, ये टोटल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल, दिस इज 5 देन दिस वुड बी 90 माइनस 5। अब ये फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज 90 माइनस 5, दिस वुड बी 5, तो यहाँ से साइन 5 लगा लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, आंसर आएगा डी साइन 5, ठीक है। तो ये टोटल पार्ट डिफरेंस हो गया, और किसको इक्वल होना चाहिए एन लैम्बडा के, हाँ या ना, समझ में आ गया होगा अभी तो। इफ यू हैव अंडरस्टूड देन से यस, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट बुक्स में, डीसी पांडे या फिर एससी वर्मा, मतलब हर जगह, वेरी गुड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, लाइक लेक्चर 2 ऑन वेव ऑप्टिक्स। अभी मैंने काफी सारी चीजें कवर नहीं की है, जैसे ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस अभी तक आपको एक ओवरव्यू नहीं दिया है स्लैब वगैरह इंसर्ट करके, या फिर मैंने आपको फ्रेडल प्राइस प्रिज्म का क्वेश्चन नहीं दिया, लोएट्स मिरर नहीं समझाया, तो ये सब हम लेक्चर नंबर 2 में देख लेंगे, 3 में देख लेंगे, ठीक है। तो डेली लाइव आते रहिए। हाँ नेक्स्ट सेशन वैसे कल ग्रेविटेशन का है विभोर सर का, उसके बाद मेरा सेशन जो वही होगा नेक्स्ट वीक में, तो आपको अपडेट मिल जाएगा इंस्टा सोल ऐप पे, ठीक बात है। चलिए हाँ वो आपको ऐप पे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐप पे जैसे जो क्लासरूम वाला टैब है उस पर जाइए आप, आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय।